नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष सर एक बार फिर से आपके अपने चैनल आस्था पढ़ाई वाले पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम कक्षा 10 के मैथ को शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो चैप्टर चुना है उस चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। मित्रों, दो चरों वाला रैखिक समीकरण को अच्छी तरीके से समझने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को अच्छी तरीके से समझना होगा, तब जाकर के ये चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इन पॉइंट्स को समझने के लिए। आइए देखते हैं, पहला पॉइंट है आपका अचर संख्याएं। अचर संख्याओं को आप इंग्लिश में इनवेरिएबल्स कहते हैं और इनकी परिभाषा है वे संख्याएं जो केवल अंकों में लिखी जाती हैं अचर संख्या कहलाती हैं, अर्थात जिनको आप केवल अंकों में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, इस तरीके से ढेर सारी संख्याएं जो भी हैं वो सब अंकों में दिखाई जाती हैं और इन्हें ही हम कहते हैं अचर। वास्तव में मित्रों अचर माने अंक होता है। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट है आपका चर संख्याएं। चर संख्याओं का मतलब होता है वेरिएबल्स, और वेरिएबल्स की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो केवल अंकों में ही न लिखी जा सके, चर संख्याएं कहलाती हैं। लिखी जा सके चर संख्या कहलाती है, अर्थात जिनको आपको प्रदर्शित करने के लिए या लिखने के लिए केवल अंक की ही नहीं जरूरत होती, उसके अलावा भी कुछ होता है। उसमें जिस संख्या को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम चर संख्याएं कहते हैं। जैसे अगर हम कहें x, y, z, इसमें देखें, इसमें अंक तो नहीं दिखाई दे रहा है। जब कोई अंक नहीं तो आप मान सकते हैं कि इसमें इकाई अंक जुड़ा हुआ है, सब नहीं तो इसको इकाई अंक को नहीं लिखा जाता, लेकिन आप इसको कहेंगे x, y, z। इसके अलावा आप कह सकते हैं 3x है, 4y है, मान लीजिए 5z है। इस तरीके से कुछ भी संख्याएं आपको मिलेंगी, ये सब संख्याएं आपकी चर संख्याओं के अंतर्गत आती है। उसके अलावा तीसरा पॉइंट आपका जो है वो है समीकरण। समीकरण को मित्रों अंग्रेजी में आप इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। समीकरण क्या होता है ये चीज देखें। चर और अचर को इस प्रकार से लिखा जाए, मतलब चर संख्याओं और अचर संख्याओं को इस प्रकार से लिखा जाए जिसमें दो पद बराबर हो, उसे ही हम समीकरण कहते हैं। कहेंगे कैसे, तो देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 2x + 3y = 5, ये है, तो इसमें देखें चर और अचर का संयोग तो है और उसको इस प्रकार से लिखा जाए जिसमें कितने पद बराबर हो, जिसमें दो पद आपके बराबर हो। तो देखिए इधर का है, ये है बायां पद, और बराबर के बाद का जो है ये 5, ये है आपका दायां पद। आप कह सकते हैं कि 2x + 3y जो बराबर है किसके, 5 के, अर्थात आप कह सकते हैं इसको अंग्रेजी में आप LHS भी कहते हैं। बायां वाले को LHS और दायां वाले को RHS। थोड़ा सा यहाँ पे साफ से लिखते हैं। अगर आपका LHS बराबर है RHS, जिसे हिंदी में आप कह दें लेफ्ट हैंड, हिंदी में कह सकते हैं कि बायां पद बराबर है दायां पद के, तो ऐसे बीजगणितीय रूप को आप समीकरण कहते हैं। ठीक है। उसके अलावा देखते हैं समीकरण के कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें से हमको इस चैप्टर में पढ़ना है रैखिक समीकरण। वास्तव में रैखिक समीकरण क्या होता है, वह समीकरण जिसको बराबर तो लिखा गया लेकिन उसके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो या इकाई में हो, ऐसे समीकरण को आप रैखिक समीकरण कहते हैं। परिभाषा देख लें, वह समीकरण जिसके चर की सबसे बड़ी घात 1 हो, ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं या कहलाता है। ठीक है। कहेंगे कैसे, तो जैसे हम लिख लें, मान लीजिए 3x बराबर है अगर 9, तो इसमें x की सबसे बड़ी घात कुछ नहीं, तो आप मानेंगे क्या है, 1, और हमारी परिभाषा क्या करिए कि सबसे बड़ी घात क्या हो, 1 हो। ऐसे समीकरण को आप रैखिक समीकरण के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है। उसके अलावा दूसरा उदाहरण भी देख लें। जैसे अगर हम कह लें कि मान लीजिए कि 4z बराबर है 20, तो इसमें ये जो z है, z क्या है, चर है, तो चर की सबसे बड़ी घात कितनी होनी चाहिए, 1। ऐसे समीकरण को आप रैखिक समीकरण कहते हैं। और इस चैप्टर में आपको रैखिक समीकरण के अलावा रैखिक समीकरण में ही एक चर का रैखिक समीकरण, तो एक चर का रैखिक समीकरण में वह समीकरण जिसमें केवल एक चर शामिल हो और उसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सबसे बड़ी घात 1 हो और उसमें कितने समीकरण चर शामिल हो, केवल एक चर शामिल हो। कहेंगे कैसे, तो यहाँ देखें 3x शामिल है पहले समीकरण में, और इसमें देखें 4z में क्या केवल z शामिल है, उसके अलावा और कोई चर नहीं है।
तो ऐसे समीकरण को आप एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। लेकिन आपके चैप्टर का नाम है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण क्या होता है मित्रों? देखें, दो चरों वाला रैखिक समीकरण वह समीकरण जिसमें कितने चर शामिल हो? दो चर शामिल हो। और दो चर शामिल हो, लेकिन एक सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि उनके सबसे बड़ी जो घात होती है वो इकाई होनी चाहिए, अर्थात एक होनी चाहिए। ऐसे समीकरण को ही हम दो चर का रैखिक समीकरण कहेंगे जिसमें कितने चर शामिल हो? दो चर शामिल हो। तो देखें, जैसे आप कह सकते हैं कि 2x + 3y = 7। अगर एक समीकरण है, ऐसे हमने मान लिया, तो इसमें एक चर क्या है? x है, तो दूसरा चर क्या है? y। और ये समीकरण लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इधर का जो पद है जिसे हम बायां पद कहते हैं वो बराबर किसके है? सात के। अर्थात ये समीकरण है, लेकिन कैसा समीकरण है? जिसमें दो चर शामिल है। और परिभाषा कह रही है कि वह समीकरण जिसमें दो चर शामिल हो, ऐसे समीकरण को दो चरों वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। आगे देखते हैं मित्रों, अगला टॉपिक है आपका, अगला पॉइंट है दो चरों का रैखिक समीकरण का मानक रूप। मानक रूप क्या होता है? समीकरण को दिखाने के लिए जो बेसिक समीकरण होते हैं उनको ही आप मानक रूप कहते हैं। कहेंगे कैसे? तो देखें, अगर हम किसी समीकरण को ax + by + c = 0 के रूप में लिख सकें, तो ऐसे समीकरण को ही हम दो चरों के रैखिक समीकरण का मानक रूप कहते हैं। मानक रूप में क्या होता है? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होते हैं जिन्हें हम मानक रूप कहते हैं। ये सबके द्वारा माने जाते हैं या सबके द्वारा समान रूप से समझे जाते हैं। लेकिन अगला पॉइंट आपका जो है, दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म। युग्म माने होता है मित्रों पेयर या जोड़ा। तो जब दो चरों का रैखिक समीकरण युग्म के मानक रूप की हम बात करते हैं, तो मानक रूप में पहला जो आपका इक्वेशन या समीकरण बनता है ये होता है a1x + b1y + c1 = 0। आप देखें ऊपर वाले में, देखें ध्यान से, ये दो चरों का रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें क्या है? ax + by + c। लेकिन जब दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म की बात करते हैं तो युग्म माने होता है जोड़ा, तो इसमें दो समीकरण लिखे जाते हैं। इसलिए पहले में क्या a1 b1 c1 इस तरीके से मान लें, और दूसरा समीकरण आपका होगा a2x + b2y + c2 = 0। मित्रों, इन दोनों को एक साथ युग्म कहते हैं। और ये किसके युग्म है? रैखिक समीकरण के युग्म है। और इसमें कितने चर शामिल हैं? दो चर शामिल है। इसलिए आप इसको कह सकते हैं दो चरों के रैखिक समीकरण का युग्म। और युग्म में ध्यान दें, जिसमें a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2, यहाँ देखें a1 है, b1 है, c1 है, a2 है, b2 है, c2। ये आपकी अचर संख्याएं होती हैं। अचर संख्याएं, अचर संख्याओं का मतलब अभी हमने बताया कि अचर माने होता है अंक। ये अंक होते हैं। उसके अलावा x और y, इसमें केवल दो चर है, तो ये हो जाएंगी चर संख्याएं। एक हम छोटा सा उदाहरण लेते हैं इसको समझने के लिए। ये तो मानक रूप वाले कि वास्तव में समीकरण कैसे होते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से देखते हैं कि आपके ऐसे समीकरण बन सकते हैं। माना कि 3x है + 4y = इस तरीके से 5 है। ये आपका मान सकते हैं कि आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट या समीकरण नंबर 1 है। उसके अलावा अगर हम कह लें कि 4x + 3y = 7, ये आपका है इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप समझिएगा, ये पहले समीकरण में a1 b1 c1, तो x के पहले क्या है? 3, और यहाँ देखें x के पहले क्या है? a1, अर्थात a1 का मान क्या है? 3, और y के आगे क्या है? अंक 4, तो इसका मतलब b1 का मान क्या होगा? 4। आप कह सकते हैं कि 3 4 5 आपका अचर है। तो पहले समीकरण में a1 b1 c1 आपका क्या होता है? अचर। और दूसरे समीकरण में देखें 4 3 और 7 ये अचर है। तो दूसरे समीकरण से तुलना जब करेंगे तो a2 का मान मिलेगा 4, b2 का मान मिलेगा 3 और c2 का मान मिलेगा 7। लेकिन ध्यान दें, इसमें आपको थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई रूप में लिखना होगा। इसको आप लिखेंगे इस तरीके से, जब तुलना करनी होगी तब ऐसे लिखते हैं 3x + 4y - 5 = 0। आप इसमें कह सकते हैं कि a1 बराबर आपका 3 है, b1 बराबर आपका 4 है और c1 बराबर है -5। अब दूसरे समीकरण को इसी तरीके से लिख सकेंगे कि 4x + 3y - 7 = 0।
आप देखें समीकरण आपके सवाल में ऐसे दिए रहेंगे, तो अगर आपको तुलना करनी है तो आप उसको पहले इस रूप में लिख सके, तब आप उसको अचर और चर की तुलना करेंगे। तो इसमें देखें दूसरे समीकरण में a2 बराबर आपका 4 हो सकता है, b2 बराबर आपका 3 हो सकता है, और c2 बराबर आपका हो सकता है 60। तो आपको ये समझ में आया होगा कि a1 b1 c1 क्या है, चर संख्या है, और a2 b2 c2 क्या है, ये भी चर संख्या है। उसके अलावा इसमें अचर संख्या है, और इसमें एक्स वाई क्या है, ये है आपकी चर संख्या। मित्रों, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो और इसको और बेहतर से बेहतर बनाने में आप अपना सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।